गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिल्पी, तृप्ति, दीपक, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई क्लास टाइम हो चुका है आपका। और एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और आज की क्लास में मुझे बहुत छोटा सा टॉपिक कराना है आपको आज, उसके बाद फिर नेक्स्ट, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, जिसमें मैंने आपको डिमांड और सप्लाई डिस्कस किया था कल की क्लास में, जिसमें आपको मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। फिर मैंने आपको बताया कि किसी गुड्स को गिफन कहते हैं, इंफीरियर कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, लग्जरी कहते हैं। और उसके बाद बताया कि जब हम इन दोनों की बात करें तो फिर ये इलास्टिसिटी को निकालते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को। इसके बाहर सवाल आपका नहीं जाएगा, जो पढ़ाया उसके अंदर सवाल आपके रहते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, और वो छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि भाई बेसिक तौर पर आपने देखा होगा कि सर हम बहुत सारी जो है वो इंडेक्सेस बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन पर भी सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर। हम उसको करंट अफेयर्स में कंटिन्यूअसली डिस्कस करते हैं भाई, कि भाई कौन सी रैंक आई है, कौन सी रिपोर्ट आई है, और उसमें कौन सी पोजीशन पर हमारा देश है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो एक और चीज हमारे पास आती है, और उसमें हमसे कर्व पूछ लिए जाते हैं। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स होते हैं। कल की क्लास में क्या समझ नहीं आया था वो मुझे बताइए भाई राजकुमार। अगर कोई बात समझ नहीं आई थी तो मैं समझाऊंगा, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है वो। देखो, मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था। आपने गुड्स के बारे में पढ़ा था सबसे पहले कल, मुझे याद है। तो गुड्स में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि सर नॉर्मल होती है, जहाँ कीमत बढ़ने घटने का संबंध और इनकम का संबंध मैंने बता रखा है वैसा। उसके बाद याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी इसका उल्टा हो जाए वो गिफन हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, याद रखना भाई। और उसके बाद मैंने कहा था लग्जरी हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर मुझे ये पता करना हो कि सर हर चीज का जो होता है वो संबंध एक जैसा नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? हाँ, निवेश गुणक मैं बताता हूं, जो नहीं बात आई वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो आपने ये कहा सर हमें ये पता करना हो, मान लीजिए आप बिजनेस करते हो अपना राजकुमार, और आपने कहा सर मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में निवेश कर दिए। मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने 1 लाख रुपए निवेश कर दिए, और इस 1 लाख रुपए को निवेश करने के कारण मेरी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए बढ़ गई। इस 1 लाख को निवेश करने से मेरी जो आय है वो कितनी बढ़ गई? 5 लाख बढ़ गई। तो मुझे बताओ मेरा निवेश गुणक कितना हुआ? आप कहोगे सर इससे मुझे ये पता चला कि मेरे 5 लाख बढ़ जाते हैं सब, मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं, इसका मतलब मेरा निवेश गुणक हुआ 5। 5 लाख बढ़ जाते 1 लाख लगाने पर। या मैं कह दूं, बताओ कि भाई आप 1 लाख रुपए लगाते हो और आपका निवेश गुणक है 5। अब मुझे बताओ आय कितनी बढ़ेगी? तो आपने कहा सर अगर मैं 1 लाख लगाऊं और निवेश गुणक 5 हो तो मेरी आय 5 लाख होगी। अगर निवेश गुणक में कह दूं नहीं जी 4 है, तो आप कहोगे मैं 1 लाख निवेश करूंगा तो मेरी आय जो होगी वो 4 लाख होगी, क्योंकि ये निवेश गुणक ये मुझे बताता है कि बेसिक तौर पर मेरी इन्वेस्टमेंट करने पर मेरी आय कितनी बढ़ेगी। आई थिंक राजकुमार का डाउट क्लियर हो गया होगा। एपीसी एमपीसी को समझो। मैंने ये कहा सर मान लीजिए मैं ये कहता हूं हम 100 रुपए कमाते हैं, जिनमें से 80 रुपए खर्च करते हैं और 20 रुपए की बचत करते हैं। भाई ये बात समझो, भाई कोई इंसान 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च करके 20 रुपए बचा लेता है। एक एज्यूम करन, अभी बात करते हैं भाई। तो अब आप क्या कहोगे सर कि बताओ उसने कितना खर्च करता है? एपीसी यानी उसका एवरेज खर्चा कितना है? आप खुद कैलकुलेट करो, मुझे नहीं बताओ। आप कहोगे सर वो 100 रुपए में से 80 रुपए खर्च करता है, मतलब हर 1 रुपए में से 8 पैसे 80 पैसे खर्च कर देता है। अगर मेरे को नहीं बचाओ बचत का औसत कितना है? आप कहोगे सर इसको 0.8 या 80% भी कह सकते हैं। आप कहोगे 100 रुपए में से 20 रुपए बचा लेता है। 100 रुपए कमाता है, 20 रुपए बचा लेता है, इसका मतलब 0.2 यानी कि 20% वो बचाता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब जो इकोनॉमी है मेरी बात समझो। देखो, गिग इकोनॉमी उन वर्कर्स को कहा जाता है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, और जो लेबर क्लास के वर्कर्स हैं सिर्फ उनका एनालिसिस करना, उसको गिग इकोनॉमी का पार्ट माना जाता है। जैसे एक बिजनेस होता है हमारा, बिजनेस क्लास की बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमी। तो गिग जो होता है वो स्मॉल वर्कर्स की बात हम करते हैं, स्पेशली लेबर क्लास की, और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लगे होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं हमारी इनकम 100 रुपए से बढ़कर 110 हो गई,
मेरा खर्चा ये 86 हो गया और मेरी जो यहाँ बचत है वो 24 हो गई, ऐसे भी कह सकते हो भाई। फिर आप कहोगे बता एमपीसी, यानी सर हमारा खर्चा जो है वो 10 रुपए बढ़ गया और इसकी वजह से मेरी जो 10 रुपए अगर इनकम बढ़ी तो मेरा खर्चा 6 रुपए बढ़ा। मेरी अगर बचत जो है देखी जाए सर कितनी बढ़ी, 4 रुपए बचत बढ़ गई जब इनकम 10 रुपए बढ़ी। तो ये पता करना हो मुझे कि इनकम के बढ़ने पर क्या होगा, इनकम के घटने पे क्या होगा। ये एपीसी और एमपीसी अब मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आपने यहां नंबर्स को भी मेंशन कर दिया है। इससे आसान हो गया कि सर 10 रुपए अगर इनकम बढ़ गई तो मेरा खर्चा जो है वो 0.6 यानी 60%, या फिर 0.4 बचत यानी 40%। और मैंने कहा था इन दोनों को जब जोड़ोगे तो वो 1 आएगा जोड़कर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वो भी 1 आएगा जोड़कर। और देखो ये आ रहा है या नहीं, मैंने कहा ना इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, और ये आ रहा है या नहीं बताइए मुझे। आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं जरा उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी बातें नहीं, छोटी सी बात मैं करूंगा। और उस छोटी सी बात के अंदर क्या होता है सर, हमारे पास करीब करीब 8-10 कर्व होते हैं जो पूछे जाते हैं। मेरी बात को समझना, अगर क्लियर हो जाए तो बात ठीक है, बताना मुझे। देखो अमूमन हमसे क्या करता है एग्जामिनर, कई बार ऐसे ऐसे नाम होते हैं, जैसे एक नाम होता है, पहला मैं पॉइंट दे रहा हूं, उसे कहते हैं ऑकुन्स लॉ। ऑकुन लॉ भी समझना सर, इसे ऑकुन लॉ यानी ऑकुन का नियम। अब ये ऑकुन है ये एक इंसान का नाम है, ध्यान समझना, इंसान का नाम है, इसी वजह से आप देखोगे ध्यान से तो इसको ऑकुन का नियम कहा जाए। वेट करना अभी। अच्छा, दूसरा होता है ग्रेशम्स लॉ। एक होता है ग्रेशम लॉ, ग्रेशम का नियम। मैंने कहा ना बहुत डीप में भी नहीं जाना, पूरा इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं बनना, लेकिन जो कुछ जरूरी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ग्रेशम लॉ यानी ग्रेशम का नियम। एक होता है सेज लॉ, यानी से का नियम। से एक इंसान का नाम है, जे बी से, ये व्यक्ति का नाम है से, उनका नियम दिया हुआ उन्होंने, उसको पूछा जाता है। अभी वेट करना, कि ग्रेशम वाला बहुत बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं काफी बार पूछा गया है। एक होता है एंजल्स लॉ, एंजल्स लॉ, एंजल का नियम। ठीक, एक होता है, इसके बाद मैं बता चुका हूं, एक होता है फिलिप्स कर्व, एक होता है फिलिप्स कर्व, इसको भी बनवाऊंगा। एक होता है लाफर कर्व, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाफर वक्र। और एक होता है फिलिप्स वक्र। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक होता है लॉरेंस कर्व, लॉरेंस वक्र। उसके अलावा एक होता है हमारा कुजनेट्स कर्व, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कुजनेट्स कर्व। और एक होता है कुजनेट्स एनवायरमेंट कर्व, कुजनेट्स एनवायरमेंट कर्व। देखो मैं एक एक करके समझाऊंगा सबके बारे में, बस आप बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ये पढ़ना ही है बिल्कुल भाई, वो आपका मार्च में शुरू होगा, स्पेशल बैच जो होगा वो मार्च में हो। अब देखो मेरी बात समझना, पहले से क्या कहते हैं उनको सुनना। से एक व्यक्ति का नाम है, जे बी से, उन्होंने ये कहा है, मैंने आपसे समझाई थी ये बात कि डिमांड पहले आती है या सप्लाई पहले आती है। अमूमन स्टूडेंट को लगता है कि डिमांड पहले आती है, सर डिमांड होगी तभी तो सप्लाई करेगा उस चीज की। लेकिन से नहीं कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। से का नियम ये कहता है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। इनकी एक थ्योरी है, बस इतना ही आएगा एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सप्लाई
क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। यानी जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करते हैं। इसका अर्थ ये है कि सप्लाई अगर होगी, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, लाया जाएगा, तो उसको देखकर, उसको यूज करने के बाद उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि सप्लाई जो होती है वो डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। बस इतना पूछेगा एग्जाम में, ये स्टेटमेंट देकर कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, या फिर ये पूछ लेता है कि भाई जेबी से ने किस तरह का सिद्धांत या किस तरह का नियम बताया। तो उन्होंने डिमांड और सप्लाई से संबंध बताया है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद करती है, सप्लाई होगी तो डिमांड भी हो जाएगी। बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है बस। अच्छा, ग्रेशम का नियम क्या कहता है? देखो, ग्रेशम का नियम समझो। ग्रेशम का नियम ये कहता है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। बहुत बार मिलेगा आपको ऐसा सवाल, ड्राइव्स आउट गुड। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है बुरी मुद्रा, बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है, चलन से बाहर कर देती है अच्छी मुद्रा को। अब यहां का अर्थ क्या है सर, वो समझो। बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा का मतलब क्या? यानी जो बुरी मुद्रा आएगी तो वो बाहर कर देगी किसको? अच्छी मुद्रा को, आउट कर देगी गुड को। देखो, यहां पर बैड मनी का मतलब ये होता है जो हल्की मुद्रा होती है। यानी जब हम कोई हल्की मुद्रा बनाते हैं, जैसे आजकल सिक्के चलते हैं, जितनी हल्की मुद्रा होगी, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे ओवर वैल्यूड, जिसको हल्की होगी और ज्यादा वैल्यू बताई गई होगी, जब जब हल्की मुद्रा बाजार में आएगी, तब तब जो गुड मनी है, गुड मनी का जहां सेंस जो है वो भारी मुद्रा से है, जिसको अंडर वैल्यूड कहते हैं इंग्लिश में। अब आप देखिए कि जो पहले सोने चांदी के सिक्के चला करते होंगे, उस दौर से समझिए जरा। सर, सोने के सिक्के जब चलते होंगे और उसकी जगह जब चांदी के आए होंगे, फिर सोने के मार्केट से हटा दिए होंगे वहां की उस समय की शासन ने। चांदी के बाद कॉपर के आए होंगे तो चांदी के हटा दिए गए होंगे। कॉपर के बाद स्टील के आए तो स्टील के हटा दिए गए। अब स्टील में जो बड़ा सिक्का है वो गायब कर हट जाता है, जब उससे भी छोटा सिक्का बनकर आ जाता है मार्केट में। तो हल्की मुद्रा जब आती है तो भारी मुद्रा को बाहर कर देती है। वो फिर नजर नहीं आते, वो फ्लो नहीं दिखते, क्योंकि हल्के सिक्के चलना शुरू हो जाते हैं। इस बात को ग्रेशम ने बताया, इसलिए इसको नाम दे दिया ग्रेशम्स लॉ। ऑकुन क्या कहते हैं? ऑकुन एक व्यक्ति है, आर्थर ऑकुन है। उन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी देश की तरक्की में और बेरोजगारी में क्या संबंध होता है। इन्होंने बताया है आर्थिक समृद्धि व बेरोजगारी के मध्य संबंध। जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी, अपने आप बेरोजगारी कम होती जाएगी। आर्थिक समृद्धि व बेरोजगारी में संबंध। बस इतना ही पूछेगा। इन्होंने किस चीज के बारे में बताया? आप कहोगे रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देश की तरक्की बढ़ने पर बेरोजगारी जो होती है वो कम होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका रिलेशन बताया है। अब इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई।
इजी है, नोट कर रहे हैं साथ साथ, हो जाएगा सर, इतना पूछेगा तो याद रखेंगे। अच्छा, एक लाफर कर्व होता है, इसको समझना। देखो लाफर कर्व में ये होता है जब हम टैक्सेशन का जिक्र करते हैं, टैक्सेशन पढ़ा है सभी लोगों ने, सर ये आपने टैक्सेशन में पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं। टैक्स की जो रेट है, टैक्स की जो दर है, वह टैक्स से होने वाली जो इनकम है, ये मैं पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में जो संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स के रेट में और टैक्स के रेवेन्यू में जो रिलेशन होगा, उसको हमने लाफर कर्व से दर्शाते, ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिलिप्स कर्व एक फिलिप्स व्यक्ति ने दिया है, बस ये तो पता है हमें। ये बताता महंगाई और बेरोजगारी में संबंध, महंगाई व बेरोजगारी में जो संबंध होगा, बेरोजगारी में जो संबंध होगा, जो ऋणात्मक होगा, बेसिकली ऋणात्मक संबंध होगा, उसको दर्शाया जाएगा फिलिप्स कर्व के माध्यम से, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बस यही है ना, इन्हीं को कर्व के नाम दिए जाते हैं, अलग अलग कर्व बनाए जाते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा, उनके बीच में जो संबंध दर्शाया जाएगा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध को दर्शाने को क्या कहोगे? उसे फिलिप्स के द्वारा बताया तो फिलिप्स कर्व कहोगे। एंजल्स का लॉ ध्यान से समझिएगा, यह कहता है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, खाने का खर्चा कम हो जाता है। समझना, एक इंसान 10,000 रुपए कमाता है और अपने खाने पीने पर 8,000 खर्च करता है, फूड आइटम पर, खाने पीने पर 8,000 में खाना पीना महीने भर का चलता है, यानी अपनी इनकम का 80% वो खाने पीने पे खर्च करता है। अब वो इंसान 20,000 कमाने लगता है जब, तो बताओ खाना कितना खाएगा? सर वो 8,000 का खाता था, 8,000 का खाएगा, 10,000 का खाएगा या 12,000 का खा लेगा, खाना थोड़ी बढ़ जाएगा उसका, वो तो उतना ही खाएगा, क्वालिटी बढ़ा लेगा तो भी देखो। अब आप देखोगे तो सर वो अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है खाने पर? 60%। पहले वो अपनी इनकम का 80% खाने पे खर्च करता था, लेकिन अब वो अपनी इनकम का 60% कर रहा है, बाकी का वो सेव करेगा जो लग्जरी में खर्च होगा। कहने का अर्थ है, एंजल ने ये बताया है कि जो खर्च है हमारा वो बढ़ता है, लेकिन हमारा जो खर्च बढ़ता है उसकी एक बात ये बताई उन्होंने कि खर्च बिल्कुल बराबर नहीं बढ़ता है, बल्कि ये कहा आय में वृद्धि होने पर, जब आय बढ़ती है, आय में वृद्धि होने पर खर्च में भी वृद्धि होती है। खाद्य वस्तुओं पे जब आय में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर उपभोग आनुपातिक रूप से घट जाता है। आनुपातिक यानी परसेंटेज में, आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। तो ये बताई ना बात मैंने आपको कि भाई जब इनकम इंक्रीज करती है, इंक्रीज या ऐसे शुरू करिए, डिक्रीज, ऐसा करिए, डिक्रीज इन फूड एक्सपेंसेस, जो खाने का खर्चा है, डिक्रीज इन फूड एक्सपेंसेस एज प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन इनकम। यानी दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन इनकम में वृद्धि के मुकाबले फूड एक्सपेंस में जो वृद्धि है वो कम होती है। बात समझ में आई है? क्लियर हुई हो तो यस कहना और नोट करके आगे चलना भाई। मैंने कहा ना, आज छोटी सी क्लास है बिल्कुल, और मुझे आज सिर्फ ये पढ़ाना है आपको, कर्व्स के बारे में डिस्कस करना है, कर्व्स के बारे में पढ़ाना है।
चलिए भाई, बिल्कुल आसान है सर, ये बस याद करने वाली बातें हैं। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया है, वो है लॉरेंस कर्व। बताइए किसके बारे में है। जब हमें इनकम इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देखना हो, मुझे ये पता करना हो किसी भी देश में आय की असमानता कितनी है, इनकम इनइक्वालिटी या और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय की असमानता या आय का वितरण देखना हो, तब हम उसके लिए क्या देखते हैं, लॉरेंज कर्व, जो लॉरेंज नाम के व्यक्ति ने दिया। आय की असमानता या आय का वितरण, आय का वितरण देखने के लिए, उसको दर्शाने के लिए। अब यहां पर एक और समझिएगा, एक होता है कुजनेट्स कर्व, जो कुजनेट्स नाम के व्यक्ति ने दिया। इन्होंने ये बताया कि जब शुरू में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इकोनॉमिक ग्रोथ शुरुआत में बढ़ती है देश, किसी भी देश में, तो साथ साथ इनकम की इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, असमानता भी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में कुछ लोग होते हैं जो देश में आय के मुख्य स्रोत हो जाते हैं, अमीर बनते हैं, उनकी वजह से देश के डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन उनकी ही आय बढ़ती है, सबकी आय नहीं बढ़ती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो उनकी आय बढ़ती है, उन अमीर लोगों की आय बढ़ती है, तो उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजों की जरूरतें भी बढ़ती है देश में, और उसका एक ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी जो कहते हैं ना कि भाई बेनिफिट सब तक पहुंचता है थोड़ा थोड़ा, फिर लोगों की असमानता जो है वो कम होनी शुरू होती है। यानी पहले इन्होंने ये बताया है कि, मैं हिंदी में बता दूं समझना, आर्थिक समृद्धि व आय की असमानता में संबंध। और इन्होंने ग्राफ ऐसा बनाया है, इन्होंने एक तरफ ग्रोथ बताई है कि जो ग्रोथ होती है जब, तो ग्रोथ होने पर जो इनइक्वालिटी है, जो आय की असमानता है, वो पहले तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका बेनिफिट में सब लोगों तक थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो जाता है। इन्होंने बताया कि देखो पहले ग्रोथ बढ़ रही है, धीरे धीरे देखो ध्यान से, तो असमानता भी बढ़ रही है, पर एक समय के बाद ग्रोथ बढ़ रही है लेकिन असमानता फिर कम हो जाती है। यानी इन्होंने क्या बताया है सर, कुजनेट्स ने, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी जो है हमारी, उसके बीच में इन्होंने जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो इन्होंने बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी के बीच का संबंध। साइमन कुजनेट्स ने एक और कर्व दिया जिसे कहते हैं कुजनेट्स एनवायरनमेंट कर्व, यानी कुजनेट्स को हिंदी में कुजनेट्स ही बोलेंगे, मैं लिख देता हूं, फिर आप कहो सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, कुजनेट्स कर्व, कुजनेट्स वक्र, और ये भी कुजनेट्स पर्यावरण वक्र। इन्होंने बताया कि जब जब शुरुआत में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, तरक्की बढ़ती है, तो पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए। हमने देश के बारे में देखिए कि हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, अपने देश के अंदर हमने हरित क्रांति को लेकर आए हैं, अपने देश में उत्पादन को बढ़ाया, जीडीपी को बढ़ाया, तरक्की को बढ़ाया, लेकिन आज हम कहते हैं कि नहीं, हरित क्रांति ने बहुत नुकसान भी दिए हैं। आज हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत नुकसान हुआ, आज हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पहले हमने ही खराब होने दिया। यानी हमने, मतलब हमारी सरकारों ने, क्योंकि उस समय जरूरत थी कि भाई हमें किसी तरह उत्पादन और तरक्की बढ़ानी है, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई और सारी नदियों को गंदा कर दिया, लेकिन अब उन्हीं नदियों को साफ करने पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो अल्टीमेट बात यह है कि कुजनेट्स ये समझा रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के नुकसान में भी संबंध होता है। आर्थिक समृद्धि जो है, देश की तरक्की जो है, और जो पर्यावरण क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, पर्यावरण क्षति में जो संबंध है वो ऐसा है जैसे कि शुरुआत में तो तरक्की पे क्षति बढ़ती जाती है, नुकसान हो रहा है होने दीजिए, लेकिन बाद में फिर हम उस एनवायरनमेंट को बचाने में लगते हैं,
और इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी कभी ऐसा ग्राफ बनता है, जब भी कभी ऐसा ग्राफ बनता है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो इनवर्स यू शेप्ड है। तो शुरुआत में ग्रोथ बढ़ने से नुकसान बढ़ रहा है पर्यावरण को, लेकिन बाद में ठीक होने लगता है धीरे धीरे। यानी इन्होंने फिर से क्या बताया, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। यानी पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, उसके बीच के संबंध को एक बार इसको भी मेंशन कर लीजिए भाई, एक बार इसको भी लिख लीजिए। चलिए भाई, एक और बात समझिएगा, मैंने कहा ना छोटी छोटी बातें हैं, काफी सारी हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वो चीजें मैं करा रहा हूं आपको। देखो, एक होता है इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व, उस बात को भी समझना। देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो गुड्स ए और बी है, एक्स और वाई है, कोई भी दो चीजें हैं मान लीजिए। आप कहते हो सर मेरे पास कुछ पैसा है और मुझे दो चीजें खरीदनी है, लेकिन मैं कितनी कितनी खरीदूं कि मैं सेटिस्फाई हो ज्यादा से ज्यादा। भाई, एक कंज्यूमर का क्या लक्ष्य होता है, कंज्यूमर चाहता है अपने पास जो रिसोर्स है, अपने पास जो चीज है उसका इस्तेमाल करूं, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो जाऊं। आप कहोगे सर मैं ए की इतनी लूं, बी की इतनी लूं, ए की इतनी, बी की उतनी, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाऊं। तो आप ढूंढोगे उस कॉम्बिनेशन को। आप खुद सोचो ना, आप खुद ग्राहक बनो कि भाई हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढेंगे जहां ए और बी गुड्स की, एक्स या वाई की, हम वो क्वांटिटी खरीदे जिससे मेरी इनकम खर्च जो हो उससे बदले मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब यही करने के लिए हमें ग्राफ बनाते हैं, उसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। यानी ये दो वस्तुओं के सभी संयोग यानी कॉम्बिनेशन, सभी संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। यानी किसी पे भी कम ना हो, सब पर बराबर हो। यानी मैं इंग्लिश में बताता हूं, इट शो all the combination of two goods, all the combination of two goods that give same level of satisfaction, जिससे कि आपको सब पर बराबर बराबर सेटिस्फेक्शन नजर आए, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। अब आप इन कॉम्बिनेशन में से हमें क्या करना होगा सर, इस कर्व की मदद से, मैं आपको यहां ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई बार होता है ना, ज्यादा डीप जाने के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं। तो मतलब ये कहने का कि सर हमारे पास पैसा है और हमारे पास कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है ये, एक कॉम्बिनेशन है ये, एक कॉम्बिनेशन है ये, और एक कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ये सारे कॉम्बिनेशन है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन कॉम्बिनेशन में आपको मुझे देखना पैसे को खर्च करना है, ऐसा नहीं है ना भाई कि सर पैसा तो लिमिटेड है ना,
अब मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में पूरा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा, इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा हो रहा है, हम ऐसे कॉम्बिनेशन को ढूंढे जहां पैसा भी खर्च हो जाए, सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए। तो अब देखो यहां पर जो बनता है इसे कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। ये इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन। इसको हमेशा याद रखना कि एक ऐसा शेप है, कॉनकेव टू ओरिजिन वाला शेप माना जाता है इसे। हिंदी में क्या कहते हैं, नतोदर या उन्नतोदर। हिंदी में एक बार देखना पड़ेगा भाई। इट इज कॉनकेव टू ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कहलाता है। ये कैसा है, इसको मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर कहलाता है। इसको कॉनकेव टू ओरिजिन, सॉरी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, उन्नतोदर का वैसे भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं, माफ कीजिएगा यहां गलती होगी मुझसे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं। कॉनकेव ऐसा बनता है। अब ये इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जहां पर अब आप कहेंगे सर क्या चूज करेंगे, अब आप, मैंने कहा जहां पैसा होगा और उसके पॉइंट, तो यहां इक्विलिब्रियम बनेगा, यहां संतुलन बनेगा। सर कौन सा पॉइंट लेंगे, हम यहां वो पॉइंट लेंगे संतुलन में जहां पर हमारी पैसे की रेखा यानी बजट की लाइन और ये जो कर्व बना है आइसिक इंडिफरेंस कर्व, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। बजट रेखा अनधिमान वक्र को वो स्पर्श करे, छुए, टच करे। बजट लाइन टच टू इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन टच या टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। अब आपने कहा सर ये बस इतना याद करना है हमें कि अब मेरे पास जो इंडिफरेंस कर्व है और उसके लिए बजट लाइन, मैंने कहा कि एक बजट लाइन बना देते हैं इसके साथ। जैसे मान लीजिए ये, मैं इस कर्व को दोबारा ही बनाता हूं क्योंकि फिर वो बजट लाइन के साथ मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। ये ऐसी कर्व। अब आपने कहा सर एक बजट की लाइन है, इसका ये भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ए बी सी। सर 3 पॉइंट ऐसी, और तीनों पे संतुष्टि मिल रही है बराबर। लेकिन अब पैसे के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन चुने कि मान लो एक्स की और वाई की जो गुड्स हैं, इनकी इतनी इतनी क्वांटिटी अगर आप ले तो पूरे पैसे यूज हो जाएंगे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको देखो याद रखना है कि हम एक्स और वाई की इतनी इतनी क्वांटिटी लेकर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पर याद रखना एक आईसी कर्व है और एक बजट की लाइन है, वो पैसों की लाइन है। तो अब मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो फिलहाल इस बात को याद रखिए, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जीके में पढ़ा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो बने थे इन दोनों संगठन को बनाने के लिए और बाद में गेट बनाने के लिए, जो डब्ल्यूटीओ हो गया फिर, वो एग्रीमेंट हुआ था 43-44 अमेरिका के ब्रेटन वुड नाम की जगह पर। वो एग्रीमेंट दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने में था, वो एग्रीमेंट बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो जीके में होता, वो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता।
चलिए भाई, इसके अलावा देखो मैंने आपसे कहा कि कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स वगैरह भी होती हैं, वो तो मैं हमेशा यूट्यूब वगैरह पर लेकर आता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं कि उन रिपोर्ट्स का जो प्रकाशन है, जो पब्लिकेशन होता है, वो पब्लिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी रिपोर्ट है जो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। सामान्य तौर पर साल में एक बार की जाती है मोस्टली रिपोर्ट्स, तो कुछ रिपोर्ट साल में 2 बार भी आ जाती है। तो इस तरह के देखो मैंने कहा कि सिलेबस तो 100% कभी पूरा हो नहीं सकता, एग्जाम ओरिएंटेड कवर हो सकता है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक्स तो इतनी बड़ी है कि सर हमने यहाँ पर इतनी क्लासें की हैं, तो उतनी क्लास हम कर रहे हैं भाई, और अभी पढ़ रहे हैं इसके अंदर, लगातार जान रहे हैं चीजों को, हम और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने एग्जाम को टारगेट करना जरूरी है भाई, उसके बिना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें करते हुए चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं हो। ये मुख्यतः ग्राफ आपका पूछा जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर दो इंडिफरेंस कर्व बनेंगे तो एक दूसरे को टच नहीं करते। क्यों सर? अगर कोई ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला है वो आगे रहेगा, कम सेटिस्फेक्शन वाला पीछे रहेगा। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। दो अगर बना दो आप एक साथ, दो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। दो अनादिमान वक्र एक दूसरे को टच कट नहीं करते, वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, कट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि सर जो ज्यादा है वो आगे रहेगा, जो कम है वो पीछे रहेगा, क्योंकि सब अपना अपना बता रहे हैं सेटिस्फेक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलिए भाई, होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप चाहे तो जैसे रिपोर्ट वगैरह आती हैं, उन रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, उसको भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे। छोटा ही सही लेकिन कंटेंट होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।